अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सैफीज एजुकेशन। डिफरेंट कॉलेजेस में नर्सिंग की एडमिशन को ओपन कर दिया गया है। तो हर साल की तरह इस साल भी हमने 2026 सीजन के लिए नर्सिंग प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट की है। आज के इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यू देखेंगे बायोलॉजी के, और जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे और इंग्लिश की बात करेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि अपने वीडियोस में किसी भी जो कॉलेजेस होते हैं उनके पास एमसीक्यू को ऐड करूं और अपने एमसीक्यू से ऐड करूं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कॉलेजेस में किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। खैर, बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। ये सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज हैं कि लेक्टियल्स ऑफ विलाई एब्जॉर्ब्स। जो लेक्टियल्स होते हैं विलाई के अंदर, वो किस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा याद रखें कि जो विलाई होते हैं ये दरअसल स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, और जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है, यह भी याद रखना है। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक को एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि फैटी एसिड्स को। तो डियर व्यूअर्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। दरअसल लेक्टियल्स ऑफ विलाई एब्जॉर्ब करवाते हैं फैटी एसिड्स को इन ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। इन ऑप्शन में से हमें करेक्ट पेयर को चूज करना है, जो कि जो 3 पेयर्स हैं वो रॉन्ग होंगे। तो पहला एमसीक्यू है कि जब ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या वो मेल्टोज बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। जब ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनते हैं तो वो लैक्टोज बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जब भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपस में मिलता है तो डियर व्यूअर्स वो बनाते हैं मेल्टोज। ये मेन पॉइंट है, इसे याद रखिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 3, विटामिन के। इस एमसीक्यूज में हमें विटामिन के के अबाउट करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि विटामिन के क्या होता है। देखो, मोस्टली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स। क्या ये मोस्टली फाउंड ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलते हैं? ऑप्शन बी में कह रहा है कि डिफिशियंसी कॉज प्लेजेरिया, ये एक डिजीज है। क्या ये विटामिन के की डिफिशियंसी की वजह से होता है? ऑप्शन सी में कह रहा है प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन। क्या ये ब्लड क्लॉटिंग के फंक्शन को प्रोमोट कर देता है? विटामिन के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है कि प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस। ये हमें पता है कि विटामिन ए की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। विटामिन के प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड फंक्शन। ये इसे याद रखना, ये पास्ट एमसीक्यूज आ चुका है एसटीएस में। क्वेश्चन 4, पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन, यू नो अबाउट दिस, दीज आर एंजाइम्स। ठीक है, बोथ सीक्रेटेड विद एसिडिक डाइजेस्टिव जूस। ये दोनों एसिडिक डाइजेस्टिव जूस होते हैं। ऑप्शन बी, बोथ सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास। क्या ये दोनों पेनक्रियास से सीक्रेटेड होते हैं? नहीं। ऑप्शन सी, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। क्या ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करवाते हैं? ऑप्शन डी में कह रहा है कि स्पेसिफिक एंजाइम्स रिलीजिंग पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। तो डियर व्यूअर्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये दोनों एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड में रिस्पेक्टिवली। ओके, और ये डाइजेशन सिस्टम के दौरान होता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स परफॉर्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन होता है 3, लेकिन एक्सेप्ट एक को शॉर्ट है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट
करने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। ऑप्शन सी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ऑप्शन डी प्रोटीन सिंथेसिस। डियर व्यूअर्स, हमें पता है जो राइबोसोम्स होते हैं, दरअसल हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये काम नहीं होता, ये रोल नहीं होता कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस को श्योर कर ये तीन जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शंस होते हैं, ये इनको इजीली परफॉर्म करता है। ठीक है, सेल के अंदर। एमसीक्यूज नंबर 6 है, रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या करेक्ट है, ये देखना है हमें। ऑप्शन है, लंग्स आर रिजिड इन स्ट्रक्चर विद अ लिटिल इलास्टिसिटी, ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू 3 ब्रोंकाई, वोकल कार्ड्स लाई इनटू लैरिंक्स। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो वोकल कार्ड है वो लाई करते हैं दरअसल लैरिंक्स में, और लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में देखो, ट्रेकिया को दरअसल डिवाइड किया जाता है 2 ब्रांचेस में। ठीक है, ऑप्शन जो बी है ये यहाँ पर रॉन्ग है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, जो लंग्स होते हैं वो वेरी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिजिड लिखा गया है, तो ये ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। आई होप यह एमसीक्यूज आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डियर व्यूअर्स, हमें यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन चूज करना है कि लेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी में कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन सी में कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन डी में कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम उसे कहते हैं जब भी राइबोसोम अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमने ऊपर देखा कि राइबोसोम का रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस करवाई जाती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ फॉलोइंग माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड विद। माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से क्या चीज करेक्ट है? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी में कह रहा है मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। क्या माइटोकॉन्ड्रिया सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? बिल्कुल भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड होता है लाइट हाउस ऑफ द सेल। बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डियर व्यूअर्स, आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है दरअसल हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। ये भी एक किस्म का एमसीक्यूज है, तो इसे भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो आगे बढ़ते हैं डियर व्यूअर्स। नंबर 9, द हार्ट। हार्ट के हवाले से यहाँ पर करेक्ट आंसर को चूज करना है। हार्ट पंप्स द ब्लड एट कांस्टेंट रेट। ऑप्शन बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन सी इट्स स्टिमुलेटेड बाय SA नोड, साइनो-आर्टियल नोड, ऑप्शन डी में कह रहा है अंडर सम अमाउंट ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल। तो डियर व्यूअर्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो हार्ट है ये स्टिमुलेटेड होता है SA नोड से। अगर दूसरे एमसीक्यूज की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि समटाइम जो हार्ट ब्लड का फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है और समटाइम ब्लड का फ्लो डिक्रीज होता है ड्यू टू द हार्ट बीट की वजह से। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डियर व्यूअर्स, हमें पता है कि हमारी बॉडी में एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, तो ब्लड हार्ट के अंदर दोनों ब्लड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करें तो जो ऑप्शन डी है हार्ट है ये दरअसल इनवॉलंटरी कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पर वॉलंटरी कंट्रोल लिखा हुआ जो कि यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 10,
Which of following increase the rate of respiration more efficiently? क्या वजह है कि किसी भी ह्यूमन का जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन होता है या फिर ब्रीथिंग सिस्टम होता है ये इंक्रीज हो जाता है, इसकी क्या वजूहत हैं? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि लेक ऑफ ऑक्सीजन इन एल्विलाई, एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्या ये वजह है कि रेट ऑफ रेस्पायरेशन ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है? ऑप्शन बी में कह रहा है कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, क्या ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, क्या यही वजह है? ऑप्शन सी एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्विलाई, ऑप्शन डी लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। सो डियर व्यूअर्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है एफिशिएंटली। करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द स्किन। स्किन के हवाले से नीचे ऑप्शन में से सारे करेक्ट होंगे एक्सेप्ट, लेकिन एक ऑप्शन को छोड़ कर। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि स्किन जो है ये बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। ऑप्शन बी विटामिन ई इज सिंथेसाइज्ड हेयर, विटामिन जो ई है वो स्किन के अंदर बनता है। ऑप्शन सी परफॉर्म्स बोथ सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। ऑप्शन डी मेलेनिन इज सिंथेसाइज्ड हेयर, मेलेनिन जो एक हार्मोन होता है जो कि स्किन के अंदर बनता है, ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्सेप्ट वाला ऑप्शन को चूज करना है, यानी कि रॉन्ग अबाउट द स्किन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी। दरअसल जो विटामिन ई है ये स्किन के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता। ठीक है डियर व्यूअर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग हैव नो फ्लैजिला। ये हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर कोई भी फ्लैजिला नहीं होते। वो फ्लैजिला एक ऐसा पार्ट है सेल का, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है और इसमें बेस में एक फ्लैजिला लगा होता है। ओके, तो हमें यहाँ पर चूज करना है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके अंदर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। बेसिलाई बैक्टीरिया, कॉमा बैक्टीरिया, कोक्साई बैक्टीरिया, या फिर आल जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके पास फ्लैजिला मौजूद होते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। दरअसल जो कोक्साई बैक्टीरिया होते हैं जो कि राउंड इन शेप होते हैं, स्फेरिकल इन शेप, इनके पास कोई भी फ्लैजिला मौजूद नहीं होता, ये एक जगह फिक्स होते हैं। ठीक है, ये मूवमेंट नहीं कर पाते। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 13। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, हमें यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा बैक्टीरिया रॉड शेप्ड में होता है, कुछ इस तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो बेसिलाई होते हैं ये रॉड शेप्ड होते हैं। कोक्साई हमने अभी अभी बात की कि इसकी ये स्फेरिकल फॉर्म में होंगे। प्लाज्मोडेस्मा मेरा वाइब्रो बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि एक कामा लाइक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 14, साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज, साइनोबैक्टीरिया को एक और नाम देते हैं, वो क्या है? रेड ग्रीन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, इकोलाई कॉमनली कॉल्ड बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। दरअसल बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, यह भी एमसीक्यू है और पास्ट हिस्ट्री इसमें आ चुका है। Which of following is not immediately essential for protein synthesis? इनमें से हमें बताना है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इमीडिएटली एसेंशियल नहीं होता, लाजिम नहीं होता। एटीपी, एंजाइम, ग्लूकोज और एमआरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज। दरअसल ग्लूकोज एटीपी के लिए एसेंशियल इमीडिएटली कंपोनेंट नहीं होता। एमसीक्यूज नंबर 16, विच ऑफ फॉलोइंग हैज डबल मेम्ब्रेन। ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है। राइबोसोम्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन नन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के भी पास डबल मेम्ब्रेन होता है। ये दरअसल जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है ये आपस में रिलेटेड होते हैं, मोस्ट रेजेंबल होते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज है।
और पास एमसीक्यूज में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं डियर व्यूअर्स। नंबर 17, इंसुलिन काज। इंसुलिन क्या काज करवाता है? ऑप्शन ए इंक्रीज ब्लड शुगर, क्या वो ब्लड शुगर को इंक्रीज करवा देता है? ऑप्शन बी इंक्रीज कैल्शियम डिपोजिशन एंड बोन, ऑप्शन सी इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड, ऑप्शन डी इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू ग्लूकोज। डियर व्यूअर्स, हमें पता है कि ये जो इंसुलिन है एंड एक और भी होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेन, इन दोनों का रोल दरअसल ये होता है कि अगर ब्लड शुगर डिक्रीज हो जाता है तो इंसुलिन का रोल ये होता है कि ये उसको इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। और ग्लाइकोजिन का भी रोल होता है कि अगर वो इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोज में, ब्लड के अंदर ग्लूकोज, तो ये इसको डिक्रीज करवा देता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच आर फॉलोइंग एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हमें इनमें से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को चूज करना है। ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोटाइड इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये जो सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल भी हैं। सॉरी, दरअसल यहाँ पर ये जो सारे हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल हैं एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहा जाता है इनको। नेक्स्ट एमसीक्यूज विच आर फॉलोइंग इज नॉट मैक्रो मॉलिक्यूल। ओके, देखो इनमें से अब हमें बताना है कि कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। स्टार्च इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, ग्लाइकोजीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। दरअसल जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है व्यूअर्स। एमसीक्यूज नंबर 20, द नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स। हमें यहाँ पर ये बताना है कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने होते हैं इन नंबर में। 126, 92, 86, 206। तो ऑप्शन इनमें से 20 करेक्ट। टोटल 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली हमें अर्थ में मिलते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21st एमसीक्यू है कि ऑल कार्बन्स इन मोनोसेक्राइड्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट। ठीक है, जितने भी हमारे पास मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके पास कार्बन्स होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, 1 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 4 कार्बन। ये बस देखो याद रखो यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मोनोसेक्राइड्स हैं। इसमें क्या होता है कि एक पोजीशन को छोड़कर, यानी कि एक जगह पर हाइड्रोक्साइड मौजूद नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि एक कार्बन को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बन होंगे उनके पास अपना हाइड्रोक्साइड, इट मींस उनके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस एमसीक्यू का ये मतलब होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 22nd एमसीक्यूज, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ। एंजाइम किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? तो ये सबको पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड इज नोन एज। ये एंजाइम्स में से एमसीक्यूज लिया गया है, 10 ये एंजाइम्स है और एंजाइम्स की इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट जो है दरअसल ये अमाइनो एसिड की बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं इनका कौन सा पार्ट नॉन प्रोटीन होता है। कोफैक्टर, एक्टिवेटर, होलो एंजाइम, कोएंजाइम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, होलो एंजाइम इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड, या फिर हम यहाँ पर एक्टिव साइट भी कह सकते हैं। ठीक है। 24 MCQs, in the case of enzyme the detachable cofactor। एंजाइम्स के केस में कोफैक्टर डिटेचेबल होते हैं। क्या वह रिएक्टेंट कहलाते हैं, एक्टिवेटर, फिजिकल कांटेक्ट, केमिकल कांटेक्ट। तो ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट है, एक्टिवेटर जो होते हैं वो डिटेचेबल कोफैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, इनकी वजह से एंजाइम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है इजीली।
मुझे उम्मीद है कि आपको एमसीक्यूज अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। वैसे डियरर्स, ये जो हम यहाँ पर करेंगे ये प्रैक्टिस है एसटीएस के लिए, और इनमें से कुछ पास्ट एमसीक्यूज भी एसटीएस से लिए गए हैं और कुछ जो हैं वो किताब में से भी एमसीक्यूज को लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 25, सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक इन लिक्विड मटेरियल इज कॉल्ड। डियर्स, हमने ड्यूरिंग लेक्चर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये एक मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में, अगर ये सेल के अंदर आता है या फिर सेल के बाहर जाता है इन लिक्विड फॉर्म में, हम उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखो, ऑप्शन ए में कह रहा है कि एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन बी में कह रहा है कि फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन सी में कह रहा है कि इंजेक्शन, ऑप्शन डी में कह रहा है कि पाइनोसाइटोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। दरअसल इसे हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे वो सॉलिड में हो, अगर ये सेल के अंदर जाते हैं तो ये कहलाते हैं एंडोसाइटोसिस। अगर कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड फॉर्म में है, अगर ये सेल के अंदर जाएगा या सेल से बाहर जाएगा तो ये कहलाता है फेगोसाइटोसिस। और ये डाइजेशन में होता है तो ये उससे रिलेटेड है, इंजेक्शन कहलाता है। पाइनोसाइटोसिस हमने अभी भी डिस्कस किया कि अगर कोई भी मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होगा, सेल के अंदर जाएगा या फिर सेल से बाहर जाएगा तो ये कहलाता है पाइनोसाइटोसिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है 26, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोकैरियोट सेल। यहाँ हमें प्रोकैरियोट सेल के अबाउट ट्रू स्टेटमेंट को चूज करना है। ऑप्शन ए, प्रोकैरियोट्स हैव डेफिनेटिव शेप ऑफ न्यूक्लियस। क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर डेफिनेटिव शेप होती है न्यूक्लियस की? हमने डिस्कस किया था कि प्रो मीन्स फर्स्ट एंड कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रॉम्प्टली नहीं होता। तो ऑप्शन ए तो हो गया रॉन्ग। दे आर मॉडर्न टाइप ऑफ सेल, बिल्कुल नहीं, वो मॉडर्न टाइप ऑफ सेल नहीं होते, वेरी ओल्ड वर्जन होते हैं, ये बहुत बैक्टीरिया से भी पहले बने थे। ऑप्शन सी न्यूक्लियर, दरअसल ये यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, ये न्यूक्लियर है, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल इज डायरेक्टली सबमर्जेस इनटू द साइटोप्लाज्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डियर व्यूअर्स, जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज करता है, ठीक है। फंजाई एंड प्रोटिस्टा कंप्राइज इन प्रोकैरियोट्स नहीं, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। 27 एमसीक्यू है, सेपरेटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल वॉल इज कॉल्ड। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लांट सेल है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है। अगर साइटोप्लाज्म इस सेल वॉल से सेपरेट होता है, मतलब इससे हम ऐसे समझे कि पानी इसका जो है वो बाहर निकल गया, हाइपरटोनिक हो गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, वाटर फिलअप या फिर नन। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होता है, प्लाज्मोलाइसिस। जब भी वाटर यहाँ से लॉस हो जाएगा तो इसमें श्रिंक आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म इस सेल वॉल से सेपरेट हो जाएगी, जुदा हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 28 एमसीक्यू है कि सेकेंडरी वॉल बिकम्स हार्ड, ये हार्ड बन जाता है एंड रिजिड बन जाता है ड्यू टू, किसकी वजह से? सेकेंडरी वॉल की बात कर रहा है, लिग्निन, कीटिन, सेल्यूलोज या फिर ऑल। ये सेल वॉल के अंदर सारे कंपोनेंट मौजूद होते हैं, लेकिन डियर व्यूअर्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल हार्ड एंड रिजिड बन जाता है वो दरअसल लिग्निन की मौजूदगी की वजह से बन जाता है। ये भी पास्ट एमसीक्यूज आ चुका है एसटीएस में, इसे भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। 29 एमसीक्यूज वायरस से लिया गया है कि वायरसेस आर रिकग्नाइज्ड एज अ पार्टिकल न्यूक्लिक ऑफन विद अर्थ। जो वायरसेस है ये रिकग्नाइज किए जाते हैं एज अ पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक, किसकी वजह से? हमें पता है कि ये प्रोटीन कोड की वजह से मुमकिन होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर लास्ट है 30,
लास्ट एमसीक्यू है, द वर्ड वायरस एसोसिएट विद। वायरस वर्ड की क्या मीनिंग होती है, ये किससे एसोसिएट होता है, लिविंग से, डेड से, डिजीज से या फिर नॉर्मल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। ज़्यादातर वायरस में से हमें डिजीज़ होते हैं, इनका कोई भी एडवांटेज नहीं होता, ये हमें सिर्फ डिसएडवांटेज प्रोवाइड करता है, यानी कि पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। तो डियर व्यूअर्स, ये हमने बायोलॉजी पोर्शन को डिस्कस कर लिया, तो उसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस 6 डेज़ में हम एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करेंगे ताकि जो हमारे आने वाली टेस्ट है वो अच्छे से हो पाए। तो मुझे इजाज़त दें और आप अपना ख्याल रखें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच।